जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप बिल्कुल ही राइट चैनल पे आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारी बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, उसका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को निकाल करके आपके लिए लाया है ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तो हमने इस चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 9 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीका से आपको यहाँ पे आंसर भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आंसर लिखा हुआ, तो एक एक करके हम आपके सामने उस प्रश्न के उत्तर को भी लाएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो आप एक कॉपी कलम ले लीजिए ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल और बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें वो है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। बहुत बार बोर्ड में सिर्फ अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं वो भी पूछा है और बहुत बार परिभाषित करके भी पूछा है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ सम्मिलित कर दिया है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा है दोस्त कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। मतलब कोई भी इंसान इस दुनिया में, जो भी इंसान है, वो अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए क्या करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करता है। डॉक्टर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, एक वर्कर काम करते हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सब किसी न किसी वजह से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। अर्थात अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इनकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, नाम से ही स्पष्ट है, अर्थव्यवस्था यानी कि पैसे की व्यवस्था। और पैसे की व्यवस्था हम कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से काम करके, बिजनेस करके, किसी न किसी रूप से पैसा कमाना और उसका व्यवस्था करना, उसको बचा के रखना ताकि हम अपने फैमिलीज का, हम अपने जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसको देखभाल करना उस पैसे से, वही हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है। और अगर आपसे पूछेगा सिर्फ अर्थव्यवस्था क्या है तो आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर वाले भी आप लिख देंगे, इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला हमारा है उसी में कि इसे परिभाषित करें। हालांकि अर्थव्यवस्था को बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनको अलग अलग ढंग से इन्होंने परिभाषित किया है, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस नाम है वो आर्थर लेविस का नाम आता है। ठीक है, तो आर्थर लेविस ने क्या कहा था, आर्थर लेविस ने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। मतलब इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग मतलब उस देश के लिए, उस देश में रह करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो वही बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है, उस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके संपूर्ण व्यवहार से है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, भोजन की आवश्यकताएं हैं, कपड़े की आवश्यकताएं हैं, जितनी भी चीज़ की हमारी आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और उस पैसे के लिए जो हम जीविका का, उस पैसे के लिए जो भी हम क्या करते हैं, जीविका का अर्जन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसको किसने परिभाषित किया था, आर्थर लेविस ने इसको परिभाषा दिया था। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होती है। किसी भी देश को, अगर कोई भी देश विकासशील है तो उसको विकसित बनाने के लिए वहाँ जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, सड़क की, परिवहन की, संचार की, बैंकिंग की। ये सारी चीज़ें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका महत्व के बारे में हम जानते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना 2 प्रकार की होती है, सामाजिक एवं आर्थिक। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि आते हैं। इन सभी के बिना आर्थिक विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। क्या आप मुझे बताइए कि जितना भी चीज़ें ऊपर वर्णित है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गई, बिजली हो गई, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, इनके बिना क्या किसी भी इंसान की आज के समय में कल्पना की जा सकती है उसकी आर्थिक स्थिति की, उस समाज की आर्थिक स्थिति की, उस देश की आर्थिक स्थिति की? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो भी ऊपर में वर्णित है, ये सारी चीज़ें, इन सभी के बिना आर्थिक विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। किसी भी देश या राज्य की आधारभूत संरचना या आंतरिक संरचना उस देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार होता है। ये सारी चीज़ें जो ऊपर वर्णित है, इसके बिना, यही तो इसकी आधारभूत संरचना है। आधारभूत मतलब अगर आप मकान बनाते हैं तो मकान के लिए जो नींव है दोस्तों, अगर आप एक मकान की बिल्ड करते हैं तो मकान के अंदर जो अंदर में आप नींव डालते हैं वो नींव उसका आधार होता है। उसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको आर्थिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता पड़ती है। उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छी है, बिजली अच्छी है, सड़क अच्छा है, परिवहन अच्छा है, संचार अच्छा है, बैंकिंग अच्छी है, तो ऑटोमेटिक
अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अद्भुत संरचना या आंतरिक संरचना उस देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार होता है। आंतरिक संरचना जितनी सुदृढ़ एवं विकसित होगा वो देश उतना ही आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना का किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तो आराम से आप इसका नोट्स बनाते चले प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर ले। इसी तरह के नोट्स बने हुए आपको वीडियो हर रोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए इसके तीसरे प्रश्न के बारे में हम चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप जो भी सर से पढ़ रहे होंगे उन्होंने आपको अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताए होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें ये 2 महत्वपूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पहले पढ़ रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। इसमें राज्य या सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की आज़ादी रहती है कि वो अपनी भूमि, श्रम, पूंजी आदि का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करे। विश्व के अधिकांश विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन सब में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे बोल रहा है कि उस देश में जितनी भी संपत्तियां होती हैं या जो भी उत्पादन होता है उस पर किसी गवर्नमेंट का, किसी राज्य सरकार का या उसके देश के सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं। तो इसलिए ये देश शायद विकसित होता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित। आप जितने भी विकसित देश देख लें, जापान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। चाइना में हालांकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो चाइना को हम साइड में यहाँ पे कर देते हैं। बाकी यहाँ जो देश लिखा हुआ है ये सब के सब देशों में अमूमन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे एक लोग ही उस देश के अंदर की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके रखता है, एक मोटा मोटी कहें तो, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था, सारा जो संचालन होता है वो सिर्फ एक वहाँ के लोकल आदमियों के हाथ में होता है, वहाँ के पूंजीपतियों के हाथ में होता है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की इस बात की आज़ादी रहती है कि अपनी भूमि, श्रम, पूंजी अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से वो अपने क्या करता है, उस पर किसी भी सरकार या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।